कोयले की अंगीठी में माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी ठंडी बयार बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा कपिल बोला, बस माँ, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तो माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा? यहाँ तो मैं जबरदस्ती खिला देती हूँ। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो, वहां तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना कहते हुए कपिल उठकर लोटा लेकर हाथ धोने लगा और कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिनों के बाद गांव की मिट्टी में पले बढ़े कपिल और कुणाल अब गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें उनके माता पिता और बहन रह गए थे। कपिल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई कुणाल भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला आया। कपिल ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे वो इस धंधे की बारीकियां सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते वो अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन बैठा। कपिल को बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर कुणाल भी कहाँ कम था, पढ़ाई में तो वो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें वो अच्छा खासा कमाने लगा था। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देख मदन लाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था और अब उन्होंने बड़े चाव से अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और एक जगह बात बन भी गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर मदन लाल जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे कपिल को फोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला कपिल, जो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया था और अब उसकी हवा बदलने लगी थी। कपिल तो शहर में जाकर शहर के रंग में ही रच बस गया था। गांव की रिश्तेदारी तो उसे अपने स्तर से छोटी लगने लगी थी और अपने यार दोस्तों में भी उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने फोन पर उसके रिश्ते की बात बताई तो कपिल बौखला गया। पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैं गांव की लड़की से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर कपिल ने फोन रख दिया। बेटे द्वारा कही गई बातों पर मदन लाल जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। ये बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कपिल की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जैसे तैसे 2-3 दिन बीते, लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन नहीं माना और उसने कपिल के पिता से कहा, अजी एक बात कहूँ, आप एक बार कपिल को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? ये सुनकर मदन लाल जी बोले, कपिल की माँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूँ, जेब में पैसा नहीं है। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुककर देख लेता हूँ, क्या पता बच्चे पैसा भेज ही दें। अजी थोड़े से रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी मानो तो आप कल सुबह की गाड़ी से ही शहर के लिए निकल जाओ। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मदन लाल जी बोले, तुम नहीं मानोगी, ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में ही मदन लाल जी ने स्नान किया और सुबह की बस से कपिल से मिलने शहर चले गए। उधर कपिल ने तो अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि वो तो बड़े धनवान परिवार से है और उनके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई कुणाल को भी उसने यही समझाया था
कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन कपिल नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती। कपिल ने जो पता बताया हुआ था उसी पते को पूछते पूछते मदन लाल जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से मदन लाल जी ने पूछा, क्या कपिल यही रहता है? तो गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं और साहब को कैसे जानते हैं? तो मदन लाल जी बोले, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उनकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा। उसे यकीन तो नहीं हो रहा था कि ये साहब के पिता हैं। फिर भी वो बोला, साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फोन पर आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर मदन लाल जी ने उनसे पूछा, कुणाल तो होगा घर पर, उसे बुला दो। उनकी बात सुनकर गार्ड बोला, अरे बाबूजी, ये उनका घर नहीं है, ये दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने मदन लाल जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो कुणाल निकल कर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही मदन लाल जी की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। कुणाल ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे उनके आने का कारण पूछा, तो मदन लाल जी ने उसे सारी बात बताई। लेकिन कुणाल अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। वो बोला, पिताजी आप कुछ देर आराम कर लो। मदन लाल जी घर की हर एक चीज को बड़ी गौर से देखने लगे और फिर अलग अलग चीजों को उठाकर पूछते, ये तो बड़ा महंगा होगा ना बेटा? फिर कुणाल हंसते हुए कहता, नहीं पिताजी, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। मदन लाल जी ने कुणाल से पूछा कि कपिल अभी तक क्यों नहीं आया? तो कुणाल ने बताया, उन्हें बहुत काम होता है, इसलिए भैया अक्सर देर से आते हैं। ऐसा कहते हुए वो रात के भोजन की तैयारी में लग गया। मदन लाल जी ने अपने बैग से निकालकर माँ के हाथ के बने पकवान कुणाल को दिए और कहा, तेरी माँ ने ये देसी घी की पिन्नियां बनाकर दी थी, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना? कुणाल बड़े अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा, क्या पिताजी, खामखा गांव से इतना बोझ ढोकर ले आए, अब हम लोग ये चीजें नहीं खाते। कुणाल की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटों का नाता गांव से बिल्कुल ही टूट गया है। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में ये चीजें कहाँ मिलती होंगी, इसलिए ले आया। इतना कहकर मदन लाल जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब कुणाल ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, पिताजी, आपने ये क्या कपड़े पहन लिए हैं? ये शहर है, आपका गांव नहीं। आप अभी के अभी अंदर आइए। अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा कि ना जाने कौन सी गंवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। कुणाल की बात सुनकर मदन लाल जी से रहा न गया और वे बोले, तो क्या हुआ बेटा, गंवार या देहाती कह देगा तो इसमें मेरी शान तो नहीं घटेगी ना? हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई? ये कहकर मदन लाल जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही कुणाल ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, पिताजी, आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आप ये कपड़े पहनो और इत्मीनान से टहलो। थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे, और यदि उन्होंने ये सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा, तो अब मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा? देख बेटा, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूँ, और इस रोक टोक को मैं आज भी सहन नहीं करूँगा। ये बात सुनकर कुणाल को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वो बोला,
गलती हो गई पिताजी, चलिए छोड़िए इन बातों को, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। मदन लाल जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ पर है? मुझे संध्या पूजन करना है। कुणाल बोला, वो सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही मदन लाल जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर नजर आ रहा था। मदन लाल जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में कभी पूजा पाठ भी नहीं करते? नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, इतना समय ही नहीं मिलता। मदन लाल जी ने हैरान होते हुए कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। उसी समय कुणाल ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज में दूर से ही मदन लाल जी को अंडे रखे नजर आ गए। उसी समय उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, अब तुम लोग अंडे भी खाने लगे हो। मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। ये बात सुनते ही कुणाल परेशान हो गया। उसने फटाफट अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और फिर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना? दुखी होते हुए मदन लाल जी बोले, अपने धर्म और संस्कार में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। तुम लोग तो शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन कपिल अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब मदन लाल जी ने उसके बारे में पूछा तो कुणाल ने बताया कि भैया तो कभी कभी 2 बजे तक घर पहुंचते हैं और ज्यादा देर हो जाए तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर मदन लाल जी ने कहा, क्या वो दारू भी पीता है? इस बात पर कुणाल की नजरें नीचे झुक गईं और फिर वो बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा, टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर खाएंगे? तभी मदन लाल जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों के बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत ही नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर 2 रोटी खा लूंगा। कुणाल ने तुरंत वहां चटाई बिछाकर अपने पिताजी के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। खाना खाते हुए मदन लाल जी बोले, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख लिया तुमने। तो कुणाल बोला, हाँ पापा, खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर मदन लाल जी ने कहा, कुणाल बेटा मेरी कपिल से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए कुणाल ने फोन लगाया। जैसे ही मदन लाल जी ने फोन पर उससे बात करनी चाहिए तो उसने फोन काट दिया। मदन लाल जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 12 बजे तक कपिल का इंतजार किया। फिर अचानक मदन लाल जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे कुणाल से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो वो आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? चल मुझे उसके पास ले चल। ऐसा कहते हुए मदन लाल जी अपनी धोती पहनने लगे और बोले, अगर वो बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उस लाट साहब से मिलाता हूँ। जहाँ इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ी दूर और सही। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोचने लगा, इस समय भैया होश में तो होंगे नहीं, मुझे तो भला बुरा बोलेंगे ही, और अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देखा तो अनर्थ ही हो जाएगा। उसके सामने कुआं था और पीछे खाई। आखिरकार वो अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी आपकी शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन मदन लाल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल उनसे ये सब बातें क्यों कह रहा था। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए मदन लाल जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कपिल ने दरवाजा खोला और अपने पिता मदन लाल जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन है आप?
इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी कुणाल बोला, अरे भैया आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपको मिलने आए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी हैं ये? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। ये गंवार मेरा पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। कपिल को ऐसी स्थिति में देखकर मदन लाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज में बोला, अरे बेशरम, शराब का नशा इतना हो गया कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज सुनकर अंदर से 2 और नौजवान भी बाहर दरवाजे पर पहुंच गए और कुणाल से पूछने लगे, कौन है ये बूढ़ा गवार और रात में ठेकेदार साहब को क्यों परेशान कर रहा है? उनकी ये बात सुनकर मदन लाल जी को और गुस्सा आ गया। वो बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो। पर तुमसे क्या शिकायत, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना? दरअसल कपिल के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये शायद कपिल के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने कपिल से कहा, सर, इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मजाक किरकिरा हो रहा है। फिर कपिल ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है इन लोगों का, काम धाम करते नहीं हैं और पैसे मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर मदन लाल जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे क्या आ गए तेरे पास, अपनी औकात ही भूल गया। इतना सुनने की देर थी कि कपिल गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर गया और 500 की 2 गड्डियां लेकर कुणाल के हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो और दफा कर दो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर वो जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा तो मदन लाल जी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोले, लानत है तेरे ऐसे नोटों पर। तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, आज से ना मैं तेरा पिता और ना तू मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कुणाल के हाथ से वो नोटों की गड्डियां छीनी और कपिल के चेहरे पर दे मारी और सीधा फ्लैट की ओर निकल गए। कुणाल भी उनके पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए बोले, बस कुणाल बेटा, अब मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रहूंगा। फिर कुणाल बोला, पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहां जाने से मना किया था। उनका ऊंची सोसाइटी के लोगों में उठना बैठना है और पैसा अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी, आप इस समय घर लौटकर मत जाइए। सुबह होते ही मैं आपको बस में बिठा दूंगा। मदन लाल जी को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर मदन लाल जी फूट फूट कर रोने लगे। अपने पिता को सहारा देते हुए कुणाल ने कहा, पिताजी, शराब पीकर आदमी विवेक खो देता है। देखना, भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर मदन लाल जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरे कहने पर मैं रात में यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में बिठा देना। कुणाल ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। थोड़ी देर बाद वे दोनों सोने चले गए, पर रात भर मदन लाल जी करवट ही बदलते रहे। सुबह 5 बजे बेल बजी तो कुणाल की नींद खुली। उसने गेट खोला तो कपिल दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। मदन लाल जी की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी। वो नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई, पिताजी कहाँ हैं? कपिल ने कुणाल से पूछा तो उसने कहा, भैया, आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है कि अब वो यहाँ रुकने वाले हैं? वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब कपिल ने कहा, कुणाल, कल शराब के नशे में पिताजी को न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिताजी से किस मुंह से बात करूं। फिर कुणाल ने कहा, जब आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी आए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी?
पिताजी पहली बार यहाँ आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर कपिल बोला, मुझे तो पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे तो होश ही नहीं था। कुणाल बोला, भैया आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को यह सब मालूम नहीं था। अभी मदन लाल जी पूजा पाठ करके बाहर ही निकले थे कि कपिल उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो मदन लाल जी उसे घूरते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर कपिल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, कल मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में आपको न जाने कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मदन लाल जी बोले, ठेकेदार कपिल, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप मदन लाल सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नजरों से नालायक। अब मेरा केवल एक ही बेटा है। ऐसे नालायक बेटे का होना या ना होना एक समान है। मदन लाल जी की बातें कठोर जरूर थीं, लेकिन उनमें भी कपिल को अपनापन दिख रहा था। वो पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी, अपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सिर होगा। कुणाल इस बात का गवाह है। आज कपिल अपने पिता के सामने सर झुकाए ऐसे खड़ा था कि जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। मदन लाल जी ने चाय पी और फिर कुणाल से पूछा, सच बताना कुणाल, ये कमरा किसका है? तो कुणाल ने कहा, ये कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर मदन लाल जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन मैं अगर आज ही लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। कुणाल अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिता की नाराजगी दूर होती जाएगी। कपिल चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुणाल ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन कपिल की पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुणाल ने जानबूझकर कपिल को आवाज लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। कपिल चुपचाप सिर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। कुणाल ने आज छुट्टी ले ली थी और कपिल के ऑफिस जाने के बाद वो पिताजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी माँ और छोटी बहन के लिए कपड़े खरीदे। इसके बाद वे दोनों वापस घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे मदन लाल जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज कपिल ने ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। मदन लाल जी देखकर हैरान थे कि एक शराबी में एकदम इतना बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वो बैठक की ओर गए, उन्होंने देखा कि दो युवक वहीं बैठे हुए थे। वो वही युवक थे जिन्होंने पिछली रात उनकी बेइज्जती की थी। उन दोनों ने मदन लाल जी के पैर छुए तो मदन लाल जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम कपिल के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे भी पिता तुल्य हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तो मदन लाल जी ने कड़े स्वर में कहा, ये तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं भी होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को ये बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी लानत महसूस हुई। वो बोले, अंकल जी, हम जानते हैं कि दोष हमारा है। दरअसल कल हमारे दोस्त कपिल को पूरे 5 करोड़ का ठेका मिला था, इसलिए सोचा
कि जश्न मना लें और उस नशे में हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। मदनलाल जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कद्र करोगे तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ के भी ठेके मिलेंगे, लेकिन अगर पैसों के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भी भीख मांगते हुए देखा है बेटा। जैसे ही वो दोनों जाने लगे तो मदनलाल जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। ये नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है अंकल जी, कहकर उन दोनों ने मदनलाल जी को प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद कपिल ने खाना परोस दिया। वो जितना अपने पिता के नजदीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उसके पिता खाना खाने बैठे तो मदनलाल जी ने पूछा, ये खाना किसने तैयार किया है? तो कुणाल बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन कपिल अब भी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। फिर मदनलाल जी बोले, भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते। ये किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। ये सुनकर कपिल हैरान रह गया कि ये बात पिता को कैसे मालूम पड़ गई। तभी कुणाल ने पूछा, पिताजी, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो कपिल ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और झिझकते हुए कहने लगा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। ये बात मदनलाल जी को मजाक लगी। फिर वो बोले, हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब कपिल का डर थोड़ा कम हुआ। वो बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन इतना तो है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। पड़ोस में ही उसके चाचा का घर है। 4-5 महीने से वो वहीं रहती है। वैसे तो गांव की रहने वाली है और उसके भाइयों से आप आज ही मिल चुके हैं। फिर मदनलाल जी अपनी नाराजगी जताते हुए बोले, जो अपनी मनमर्जी का मालिक हो, जिसके लिए माँ बाप का होना या ना होना बराबर हो, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर कुणाल बोला, पर पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो एक बार देख ही लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। मदनलाल जी को ये बात ठीक लगी और मन ही मन उन्होंने सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा भी तो नहीं। अगर मैंने ना कह दी और फिर भी उन्होंने शादी कर ली तो भी तो बेइज्जती हमारी ही है। ये सोचकर मदनलाल जी ने कहा, पहले इससे कहो कि जन्म कुंडली मिलवाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। इतना सुनकर कपिल की सांस, जो अब तक अटकी हुई थी, दिल तक पहुंच गई। फिर कपिल ने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। मदनलाल जी को लड़की जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो मदनलाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि संयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात वो कपिल के लिए कर रहे थे। मदनलाल जी भी एक हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित हो गया। आगे की बात अब मैं खुद ही संभाल लूंगा, ऐसा कहते हुए मदनलाल जी दिल में ढेर सारी खुशियां लिए गांव के लिए निकल गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।